हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द टॉपर्स टॉक। मैं हूं आशीष कुमार और हमारे साथ आज हैं गेट 14th रैंक श्वेता उपाध्याय। श्वेता उपाध्याय ने HBTU कानपुर से उन्होंने बीटेक किया है और अभी करंटली वो एमटेक IIT खड़गपुर से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में कर रही हैं। हम लोग अभी बात करेंगे उनके स्ट्रैटेजी के बारे में, उनके बारे में किस तरीके से इस एक साल के चैलेंज को पूरा किया और किस तरीके से उन्होंने 14th रैंक, वो जो कि बहुत ही इंप्रेसिव रैंक है, पूरा किया है। नाउ सबसे पहले श्वेता, मैं आपको कांग्रेचुलेशंस कहता हूं, बहुत बहुत बधाई कि आपको 14th रैंक आया है और आप अभी जो इस साल के हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन होंगी। सो वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। तो श्वेता, कुछ सवाल मैं पूछता हूं जो बच्चों का एक बहुत ही कॉमन सा कंसर्न रहता है। सबसे पहले कि आप अभी ESC और गेट दोनों की प्रिपेयर कर रहे हो, जैसा जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, राइट? तो आखिरकार ESC और गेट की प्रिपरेशन को किस तरीके से आप मैनेज करते हो? क्योंकि जहां तक जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों को तो मैं एक चीज देखता हूं क्या कि गेट का प्रिपरेशन और ESC की प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है और बहुत सारे बच्चे उस चीज को समझ पाते हैं और कुछ बच्चे वहां पे फंस जाते हैं। तो आपकी ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये बच्चों के बड़े काम आएगा। आप बताइए कि ESC और गेट दोनों का प्रिपरेशन एक साथ करने में जो चैलेंजेस आते हैं आप उसे कैसे टैकल करते हो? क्या क्या आपके ऑब्जर्वेशंस हैं? यस सर, गेट और ईएससी की प्रिपरेशन बहुत ही अलग अलग होती है। गेट की प्रिपरेशन बहुत एप्टीट्यूड बेस्ड होती है और ईएससी की बहुत मेमोरी बेस्ड होती है। तो एप्टीट्यूड अच्छा करने के लिए ऑब्वियसली टेस्ट बहुत सारे लगाने पड़ते हैं। आपको हमेशा से अपनी मिस्टेक्स जो होती हैं उसको लिख के रखना पड़ता है, क्योंकि गेट में हमेशा सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। तो गेट के लिए ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती हैं। और ईएससी में इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं होती, पर आपको कंटेंट ज्यादा रिवाइज करना होता है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग जॉब होती है। पर गेट में रैंक लाना बहुत इजी है, कोई भी ला सकता है। 14th रैंक कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी ला सकता है। ओके, वेरी गुड। आप मुझे सोर्स के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या सोर्स को फॉलो किया है इस पूरे प्रिपरेशन के दौर में। सर, सबसे पहले तो नोट्स अपने से खुद से बनाने चाहिए, किसी और के नोट्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप ओके, नोट्स से पढ़ोगे अपने तो आपको डबल चीजें याद रहेंगी। आप दूसरों के नोट्स से पढ़ोगे आपको आधा ही याद रहेगा। आपको नोट्स बनाते बनाते ही बहुत कुछ चीजें याद हो जाएंगी। और उसके बाद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको और शॉर्ट करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए, बहुत ज्यादा, 3-4 बार तो मिनिमम लगाने चाहिए। ओके, तो आपने इस एक साल के दौर में प्रीवियस ईयर को कितनी बार लगाया? सर, मैंने मैं एक्चुअली एमटेक कर रही थी तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं था, पर मैंने 3 से 4 बार फिर भी लगाया है। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आपने अभी नोट्स के बारे में कहा कि नोट्स प्रॉपरली बनाना चाहिए और नोट्स के थ्रू ही रिवीजन करना चाहिए, राइट? यस सर। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की बात आपने कही कि प्रीवियस ईयर एक्चुअली ऑफ कोर्स आपने आपका ये जो कहना है कि प्रीवियस ईयर एक्चुअली एक करेक्ट राइट डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए कि स्टूडेंट्स को। हाँ, लेकिन आइडिया। साथ साथ टेस्ट सीरीज का आपका क्या व्यू है? टेस्ट सीरीज पे, टेस्ट सीरीज में बच्चों को किस तरीके से टेस्ट सीरीज को लेना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? टेस्ट सीरीज को उसको एक्चुअल टेस्ट की तरह ही देना चाहिए। ऐसा बैठो कि आपका एक्चुअल एग्जाम की तरह ही टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। ये आपकी सिली मिस्टेक्स जो भी होनी होंगी वो यहीं पे हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज बहुत ही सीरियसली और सारी देनी चाहिए, भले ही आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। मेरे भी आए थे, मेरे 25 में से 4 मार्क्स भी आए हैं। मेरी डीसी की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर रखी थी। ओके, तो मैं भी बहुत खराब लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, पर कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। मैं हमेशा देती थी जरूर। और लास्ट के टाइम पे तो जरूरी देनी चाहिए, फुल टेस्ट हमेशा देनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, कई बार कैसा होता है कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हो और कई बार आपके कम मार्क्स आते हैं और बच्चे उसमें डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो कम मार्क्स आने का मतलब डीमोटिवेशन नहीं, कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये बात आप श्वेता से सीख सकते हो कि अगर इन्होंने जैसा भी बताया कि इनके 4 मार्क्स भी आ रखे हैं एक टेस्ट सीरीज के अंदर, उसके बावजूद भी इस चीज को उन्होंने दिल से नहीं लगाया, इस चीज को पॉजिटिव वे में लिया है कि अगर ये 4 मार्क्स भी आए हैं तो अगले अगले टेस्ट में हमें बहुत अच्छा करना है। सो टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स एक बहुत सीरियसली लेने से आपका इसमें यह फायदा हो जाता है कि एक्चुअल टेस्ट में ये मिस्टेक आप आगे चल के ना करो, वो यही करके आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। यस, और ओके, एक बहुत जरूरी चीज है टेस्ट सीरीज के बाद, जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई है उसको लिखना बहुत जरूरी है, वरना वो एक्चुअल एग्जाम में भी होंगी। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। आज वैसे भी इस पूरे प्रिपरेशन में आपको क्या लगता है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग के जो कोर्स है, टेक्निकल नॉन टेक सब मिला करके, उसमें सबसे स्कोरिंग एरियाज आप अगर बताएंगे तो ये बच्चों को काफी हेल्प करेगा। स्कोरिंग, अब स्टील थोड़ा कम स्कोरिंग है क्योंकि कम क्वेश्चंस आते हैं, पर आरसीसी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें, सॉइल हो गया, और मैथमेटिक्स ऑब्वियसली, ये सारी चीजें हम पूरी की पूरी पर कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, इनमें से कुछ भी आ जाता है। जैसे इस बार अक्सर बच्चे 4 ईयर छोड़ के जाते हैं,
तो इस बार 4 ईयर आ गया था, तो वो काफी बच्चे नहीं कर पाए थे, जहाँ तक मैंने सुना था, अपने फ्रेंड से डिस्कस किया था, तो सब 4 ईयर छोड़ के गए थे। तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, पढ़ना तो सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो पर सब कुछ पढ़ो। हम्म। अच्छा, कई बार कई सारे बच्चे इस सिचुएशन में आ जाते हैं एंड टाइम पे, स्पेशली जब एग्जामिनेशन आने वाला होता है उसके 1-2 महीने पहले इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक कवर करूं, क्योंकि स्कोरिंग है, कौन सा टॉपिक कवर ना करूं, स्कोरिंग नहीं है। तो उस पे आपने कहा कि हर एक टॉपिक कवर करके जाना चाहिए, हर एक टॉपिक का एक इंपॉर्टेंस है। तो मैं स्टूडेंट सभी को एक चीज बताना चाहता हूं आपके जरिए से कि बच्चे जो भी पूरा सिलेबस है, अगर पूरा सिलेबस कवर किया जाए तो पूरा सिलेबस कवर करने में कई बार कुछ कंसर्न ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चंस कम आते हैं, तब भी उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिंगल डिजिट डबल डिजिट तक पहुंचना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट उस डेप्थ से कवर करनी चाहिए ताकि हर एक टॉपिक को आप अटेम्प्ट कर सकें। यस सर, कवर तो पूरा ही करना चाहिए। ओके, तो कई बार ना देखो, जैसा आपने बताया कि अभी 25 टोटल एक टेस्ट में आपके 4 मार्क्स आए थे। कई बार क्या होता है, इसी स्टोरी से मैं आगे बढ़ाता हूँ, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जब टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो आपको क्या लगता है, ये सेल्फ मोटिवेशन जो पूरी प्रिपरेशन में है, इवन इफ समटाइम्स यू आर गेटिंग लेस मार्क्स, समटाइम्स गेटिंग मोर मार्क्स, सो ये डीमोटिवेशन जो आती है कम मार्क्स की वजह से, उस चीज को किस तरीके से मोटिवेशन में कन्वर्ट किया जाए, उस पूरे जर्नी को, जो आपकी पूरी तैयारी की 1 साल जर्नी होती है, उसे किस तरीके से हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए थ्रू आउट दिस जर्नी। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं और पढ़ाई छोड़ दो तो उससे बढ़ेंगे तो नहीं मार्क्स। तो पढ़ना तो है ही, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो उसको मोटिवेशन की तरह लो, उस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उस पर ज्यादा टाइम दो, उसके और भी टेस्ट लगाओ। पर पढ़ाई एक भी दिन मिस करना कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज को कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि आपके कम मार्क्स आए हैं। हमेशा उस चीज को मोटिवेशन लो, आपके कम मार्क्स आपकी खुद की मोटिवेशन है कि वो सब्जेक्ट और पढ़ना चाहिए आपको। करेक्ट, करेक्ट। सो इसी जगह पे आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, कहीं पर क्या होता है ना कि मैंने आप जैसे अभी बताया आपको कि वो जो टॉपर्स के लिस्ट में आते हैं उनके बारे में बच्चों की जानने की बड़ी ख्वाहिश होती है, क्योंकि वो इस लेवल को रीच करना चाहते हैं जिस लेवल पे अभी आप हैं। ये बच्चों के ड्रीम्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के ड्रीम होते हैं इस लेवल तक पहुंचना। तो आखिरकार हर एक बच्चा सोचता है, कई बार वो अपने प्रीवियस पास्ट ईयर के मार्क्स को या फिर अपने कॉलेज के मार्क्स को देख करके कई बार डिमोटिवेट होता है और उसको लगता है कि क्या मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। तो आखिरकार आपको क्या लगता है कि आप में वो कौन सी अलग बात है जिसकी वजह से आप इस 14th रैंक को इजीली अचीव कर पाए हैं? वो क्या चीज है जिसकी वजह से आखिरकार जो पूरी जनता है, एक अलग ही धुन में, एक अलग ही भीड़ में चलती हैं और वो इस चीज को सोचते हैं, इस बात को ड्रीम बनाते हैं। तो आप इस बात को प्लीज शेयर कीजिए कि वो कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इस लेवल तक पहुंच पाई हैं। सर, सबसे पहले तो लास्ट का जो 1 मंथ होता है या 1.5 मंथ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें आपने सही से पढ़ लिया तो आपके 20 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं गेट में। सिर्फ गेट की मैं बात करी हूँ, 100 में से 20 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। और करेक्ट। सिर्फ सिर्फ लास्ट के 1.5 मंथ अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं रेगुलर, तो उसमें से आपका मैक्सिमम, और कोई भी टॉपिक छोड़ना तो है ही नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए आपके पास सब कुछ रहे। तो सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है कि लास्ट का वन वन मंथ सबसे ज्यादा मैटर करता है पूरी प्रिपरेशन में। आपने उससे पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, या आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं वो भी नहीं मैटर करते। मेरे भी बीटेक में बहुत कम मार्क्स आए हैं, मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहती पर काफी कम है। तो उससे डिमोटिवेट होने में उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है एक्चुअली। सिर्फ प्रिपरेशन आपकी 2 मंथ की लास्ट की वही वही रैंक लाती है जो अंडर 100 लाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आपके जरिए से एक बात और स्टूडेंट्स को एक बताना चाहता हूं कि आपके कॉलेज में क्या मार्क्स आए। आप अपने 11th क्लास में, 12th क्लास में किस तरीके के मार्क्स लाए थे, इवन आपने अपने कॉलेज के टाइम पे किस तरह के मार्क्स लाए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो लेवल है गेट का एग्जामिनेशन का, इसके अंदर आपने कितना डेडिकेटली एफर्ट किया है, सिर्फ यही है वो चीज जो आपको इस रैंक तक लेकर जाती है, जिस तरीके से श्वेता ने इस बात को बताया। सो एक आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे, कि रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के 1 साल की जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है उसके अंदर। तो रिवीजन के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, किस तरीके से रिवीजन करने से वो ज्यादा इफेक्टिव रिवीजन रहेगी जो कि बच्चों को फॉलो करना चाहिए? सर, मैंने जो नोटिस किया था, मुझे जो लगा कि रिवीजन हमेशा लिख के करना चाहिए। आपने एक बार नोट्स बनाए, उसको शॉर्ट करके उसका 1/10 नोट्स बनाओ, फिर उसको और शॉर्ट करो, तो आपको चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, वो चीज़ें कभी भूलती नहीं। और जब रिवीजन करना होता है तो लास्ट वाले नोट्स पढ़ने चाहिए जो सबसे कम है, तो एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इस तरह से लास्ट के 2-3 दिन में सब कुछ रिवाइज होता है।
और एग्जाम के टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है इस वजह से क्वेश्चन नहीं हुआ, याद सब कुछ रहता है फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि आप यू विल बी द इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स, सो एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड? सर गेट में 14th रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं, अंडर 100 रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ स्कूल में, कॉलेजेस में, पर फिर भी मतलब एक साल की प्रिपरेशन आपको कुछ भी, कहीं भी एक साल की प्रॉपर प्रिपरेशन से में आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यही मोटिवेशन होना चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करके रखनी चाहिए। और लास्ट का 1 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मिनिमम 12 आवर्स पढ़ो उस टाइम पे। उस टाइम पे डिमोटिवेट होने का कोई स्कोप ही नहीं, अगर आपने उस टाइम पे खराब कर दिया तो आपका पूरी एक साल की मेहनत खराब हो जाएगी। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो एक लास्ट ऑब्जर्वेशन जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑल, कि देखो क्या पास्ट में आपके कैसे मार्क्स रहे हैं, किस लेवल पे आपने किस टाइप के मार्क्स अचीव किए हैं। इवन इफ यू आर एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट, यू कैन गेट अ वेरी गुड रैंक इवन द सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट्स। जस्ट 1 ईयर एफर्ट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन ये जो एक साल का एफर्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए पूरे जोड़ का एफर्ट, एंड उसके थ्रू आप बहुत अच्छे रैंक को अचीव कर सकते हैं। सो यहीं पे डिस्कशंस में फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच श्वेता, and once again, congratulations to you, and थॉट्स है। thanks a lot, and wish you very good luck for your future ahead. Thanks a थैंक lot.